सभी सुनने वालों का स्वागत है। नमस्कार आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की तह में उतर रहे हैं। जी। मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध। मतलब ये सुनने में शायद थोड़ा अकादमिक लगे, बिल्कुल पर है बड़ा जरूरी। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी आज की सोच से जुड़ा है। हाँ, कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, समझते हैं। चलिए शुरू करते। ये बोध शब्द ही अपने आप में काफी गहरा है। हाँ, सही कहा। ये सिर्फ टाइम पीरियड नहीं है, ये चेतना, मूल्य, समाज की पूरी बनावट, उसमें आए बुनियादी फर्क की कहानी है। स्रोत भी यही कहता है, मध्यकाल मतलब आधुनिक काल से ठीक पहले वाला समय या प्राचीन काल के बाद का। ठीक। और आधुनिक काल, उसका नाम आते ही लगता है उन्नति, बदलाव, हलचल। हाँ, हलचल। और स्रोत कहता है कि ये हलचल ऐसी थी जिसने आम इंसान को मतलब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर बदलने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, मजबूरी थी एक तरह की, कोई चॉइस नहीं थी। जबकि मध्यकाल में ज्यादा ठहराव था, स्थिरता। जी। तो कह सकते हैं कि मध्यकाल की पहचान स्थिरता थी और आधुनिक काल की बदलाव। हाँ, काफी हद तक। मध्यकालीन समाज स्थिर था, बदलाव धीमा था, पर आधुनिकता एक तरह से तूफान की तरह आई। और उसने सब कुछ हिला दिया। हाँ। और ये सबसे पहले कहाँ दिखता है? सोच में, साहित्य में। साहित्य में। स्रोत के हिसाब से मध्यकाल का साहित्य ज्यादातर भक्ति, श्रृंगार, प्रेम, राजाओं की तारीफ, प्रशस्ति जिसे कहते हाँ, प्रशस्ति, नीति की बातें, काव्य नियम, इन्हीं के आसपास। फोकस ज्यादातर पारलौकिक या बहुत सीमित दायरे पर था। अच्छा, तो मतलब कैनवस लिमिटेड था। फिर आधुनिक काल में क्या हुआ? स्रोत कहता है विषय एकदम बदल गए। बिल्कुल। अब बात होने लगी राष्ट्रीयता की, समाज के संघर्षों की, राजतंत्र बनाम प्रजातंत्र। हाँ, विकास की, सामाजिक समस्याओं की, जिनसे आम आदमी रोज जूझता है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। बहुत बड़ा। ये सिर्फ विषय नहीं बदला, साहित्य का मकसद ही बदल गया। मकसद कैसे? स्रोत इशारा करता है कि हिंदी साहित्य में ये दौर मोटे तौर पर 1857 के आसपास शुरू होता है। अच्छा, 1857? हाँ, जब ब्रिटिश राज आया, उनकी नीतियां, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, उन्होंने एक नई जमीन तैयार की। लोग पुराने ढर्रे से हटकर सोचने पर मजबूर हुए और शायद पहली बार साहित्य ने सीधे आम इंसान के सुख दुख को आवाज दी। और यही एक और बात आती है, स्रोत में जिक्र है पद्य के साथ साथ गद्य यानी प्रोज का जबरदस्त विकास हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो सब काव्यात्मक था ज्यादातर, अब सीधी बात कहने की जरूरत महसूस हुई। विचारों को विस्तार से रखने की जरूरत, और इसके लिए भाषा भी बदली। भाषा? हाँ, मध्यकाल में अवधी, ब्रजभाषा, इनका बोलबाला था। आधुनिक काल में खड़ी बोली। खड़ी बोली वो ज्यादा कारगर लगी होगी। हाँ, गद्य के लिए, विचारों के विश्लेषण के लिए खड़ी बोली ज्यादा सीधी, सटीक महसूस हुई। तो ये कह सकते हैं कि साहित्य समाज का आईना बन गया। बिल्कुल। उसकी सच्चाई, उसकी उम्मीदें, ये दिखाना आधुनिक बोध का एक मुख्य लक्षण बन गया। साहित्य सिर्फ मनोरंजन या भक्ति नहीं रहा, वो समाज को समझने और बदलने का एक औजार भी बन गया। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, अब जरा समाज और अर्थव्यवस्था पर आते हैं। स्रोत कहता है कि अंग्रेजों से पहले गांव काफी हद तक आत्मनिर्भर थे, स्थिर थे। सही कहा, ज्यादा बदलाव नहीं होता था उनमें। सदियों से वही ढर्रा। और स्रोत ये भी कहता है कि जो मुस्लिम शासक आए मध्यकाल में, वो ज्यादातर यायावर प्रकृति के थे, पूर्व सामंती सोच वाले। उन्होंने सत्ता तो ली, पर गांव के बुनियादी ढांचे में, मतलब सामाजिक आर्थिक ढांचे में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया। आर्थिक इकाइयां वैसी ही रहीं। लेकिन फिर अंग्रेज आए और कहानी बदल गई। बिल्कुल, वो अपने साथ पूरी तरह से अलग व्यवस्था लाए। सामंती से आगे बढ़कर पूंजीवादी। हाँ, व्यापार, मुनाफा, बाजार पर टिकी हुई, जमीन के नए बंदोबस्त, टैक्स के नए तरीके, कचहरियां। महाजनी प्रथा से छुटकारा दिलाने की कोशिश। हालांकि वो अपने जाल में फंसा, पर हाँ, इन सब ने गांव की पुरानी स्थिरता तोड़ दी। और स्रोत के मुताबिक इसका असर जाति प्रथा पर भी पड़ा। हाँ, पड़ा। पुरानी आर्थिक व्यवस्था टूटी, नए कानून आए, तो जाति के बंधन कुछ कमजोर हुए। खत्म तो नहीं हुए, बिल्कुल नहीं, पर कमजोर हुए। हाँ, और वैचारिक स्तर पर आधुनिक काल में इस पर चोट भी की गई। ये दिखाता है कि शासकों की नीयत और उनकी व्यवस्था का असर कितना गहरा होता है। सही कहा। अंग्रेजों का मकसद तो शोषण था, तो उन्होंने पुरानी संरचना को तोड़ा। बिल्कुल। अच्छा, समाज बदला, अर्थव्यवस्था बदली, तो शिक्षा पर क्या असर हुआ? स्रोत कहता है कि परंपरागत ढांचा चरमरा गया। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। 18वीं 19वीं सदी में
पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से सामना हुआ। और वो हमारे ज्ञान से बहुत अलग था। बहुत अलग। स्रोत के अनुसार भारतीय ज्ञान ज्यादातर परंपरागत था, आध्यात्मिक था, पारलौकिक था। और कुछ खास वर्गों तक सीमित भी था। हाँ, जैसे शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, ये सब। और पश्चिमी ज्ञान? वो नए जीवन के सवालों से जुड़ा था, भौतिक जगत पर फोकस, इसी दुनिया की समस्याओं पर, उनके हल पर। अलौकिक जिसे कहते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात, वो ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध था, ब्रॉड बेस्ड था। तो क्या लोगों को अपना पुराना ज्ञान बेकार लगने लगा? बेकार शायद ना कहें, पर अपर्याप्त जरूर लगने लगा आधुनिक जीवन की चुनौतियों के लिए। अब ज्योतिष से रेलवे या फैक्ट्री तो नहीं चला सकते ना। सही बात है। तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, नौकरियों के लिए, अंग्रेजी राज को समझने के लिए अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान की जरूरत बढ़ी। और इसे फैलाया किसने? स्रोत कहता है मिशनरीज, सरकार, कुछ भारतीय भी। हाँ, तीनों ने। मिशनरीज का बड़ा हाथ था, सरकार का अपनी जरूरत के हिसाब से, और कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी हुए। और इसके साथ ईसाई धर्म का भी प्रसार हुआ। हाँ, स्रोत इशारा करता है कई स्कूल मिशनरियों के थे। ये पूरी स्थिति मध्यकाल से एकदम अलग थी। बिल्कुल अलग। शिक्षा के लक्ष्य, उसकी सामग्री, उसकी पहुंच, सब बदल गया, और इसी ने आधुनिक समाज और सोच की नींव रखी। इसने सवाल खड़े किए कि ज्ञान किसके लिए है, मकसद क्या है, मोक्ष या दुनिया को बेहतर बनाना। बिल्कुल, सोचने का पूरा पैराडाइम शिफ्ट। वाह। अच्छा, इस बदलाव को और गति किसने दी? स्रोत एक और कारक बताता है, यातायात, ट्रांसपोर्ट। हाँ, यातायात के साधन। जरा सोचिए, मध्यकाल में सफर कितना मुश्किल था। बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, या पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाना ही बड़ी बात थी। और फिर 19वीं सदी में रेल आई, बसें आईं। दुनिया बदल गई। कैसे? मतलब सफर आसान हुआ, वो तो ठीक है, पर बोध पर क्या असर? बहुत गहरा। लोगों का आना जाना बढ़ गया, मिलना जुलना बढ़ा। हाँ, विचारों का आदान प्रदान तेज हुआ। लोग एक दूसरे की समस्याएं जानने लगे, रीति रिवाज समझने लगे। और माल का आना जाना भी। वो भी बहुत तेज हो गया। किसान उपज दूर भेज सकता था, व्यापारी माल पहुंचा सकता था। छोटे किसान से लेकर बड़े उद्योगपति तक सब प्रभावित हुए। दूरियां कम हो गई। और एक कह सकते हैं अखिल भारतीय चेतना बनने लगी। कमाल है। मतलब यातायात ने विचारों को भी तेजी से फैलाया। और इसी से जुड़ा एक और फैक्टर जिसे स्रोत बहुत बुनियादी मानता है, प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण कला। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस, ये तो क्रांतिकारी था। मध्यकाल में तो हाथ से लिखते थे। हाँ, पांडुलिपियां, महंगी, कम लोगों तक पहुंच। प्रिंटिंग प्रेस ने हजारों लाखों में किताबें, अखबार, पत्रिकाएं छापना संभव कर दिया। सस्ता, सुलभ। नतीजा? कई नतीजे। एक, नई शिक्षा को फैलाने में मदद, किताबें आसानी से मिलने लगीं। 2, अखबारों पत्रिकाओं ने नई चेतना जगाई। देश दुनिया की खबरें, मुद्दों पर बहस, इसने पुनर्जागरण को बल दिया। और तीसरा, आधुनिक साहित्य को नया रूप रंग, नई अभिव्यक्ति मिली। लेखक अब बड़े पाठक वर्ग तक पहुंच सकता था। साहित्य ज्यादा विविध, साहसिक, व्यक्तित्ववान बना। तो कह सकते हैं सूचना का लोकतंत्रीकरण हो गया। बिल्कुल, आधुनिकता का एक बड़ा स्तंभ है ये। सूचना का लोकतंत्रीकरण, सही। अच्छा, अब खासतौर पर साहित्य की परंपरा पर आए। स्रोत कहता है आधुनिक काल में मध्यकालीन धाराएं, भक्ति, रीति, वो टूट सी गईं। हाँ, मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हुई, पर हाशिए पर चली गई। केंद्र में नए मुद्दे आ गए। राष्ट्रीयता, आजादी, पश्चिमी शिक्षा का असर, समाज सुधार, गरीबी, असमानता। साहित्य अब ईश्वर या राजा की नहीं, अपने समय की बात कर रहा था। जी, समाज से सीधा संवाद। और सिर्फ विषय नहीं, रूप भी बदले। विधाएं, जॉनर्स। मध्यकाल में तो ज्यादातर काव्य था। हाँ, एक ही विधा का प्रभुत्व था। आधुनिक काल में विधाओं का विस्फोट। कविता तो थी ही, पर गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, पत्रकारिता, अनुवाद। हाँ, लिस्ट लंबी है। हर तरह की बात कहने के लिए, हर अनुभव के लिए नई विधा। ये विविधता ही आधुनिक साहित्य की पहचान है। तो जैसे समाज विविध हुआ, अभिव्यक्ति भी विविध हो गई। क्या यही बात संगीत पर भी लागू होती है? बिल्कुल। स्रोत संगीत का भी जिक्र करता है। मध्यकाल में संगीत घरानों से जुड़ा था, राजे रजवाड़ों से। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी, आम जनता तक पहुंच सीमित। और आधुनिक काल में संगीत भी बदला।
एक तरफ शास्त्रीय संगीत को सहेजने के प्रयास हुए, जैसे अखिल भारतीय संगीत परिषद, दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत का असर आया, फ्यूजन हुआ, और सबसे बड़ी बात, संगीत घरानों से बाहर निकला। रिकॉर्डिंग, रेडियो, फिल्मों से। हाँ, आम जनता तक पहुंचा, कला का भी लोकतंत्रीकरण हुआ। ये लोकतंत्रीकरण शब्द बार बार आ रहा है। सूचना का, कला का, शायद यही आधुनिक बोध का एसेंस है। काफी हद तक। अच्छा, आखिर में बात करते हैं भाषा और शैली की। उसमें क्या फर्क आया? बड़ा फर्क। मध्यकाल में काव्य की भाषा अवधी ब्रज भाषा। हाँ। आधुनिक काल में गद्य पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली मानक बन गई। नए विचारों के लिए ज्यादा उपयुक्त लगी। और लिखने का ढंग, शैली, मध्यकाल में छंद और अलंकार जरूरी थे। हाँ, जरूरी माने जाते थे। काव्य कौशल का पैमाना थे, नियम जैसे थे। बिल्कुल। आधुनिक काल में ये बंधन टूटने लगे। कवियों ने महसूस किया कि सहज अभिव्यक्ति के लिए इन्हें तोड़ना होगा। छंद मुक्त कविता आई। जी, अलंकारों का बोझ कम हुआ, जोर सहजता पर, स्वाभाविकता पर, आम बोलचाल के नजदीक होने पर आया। श्रुति में वो लाइन है ना, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख। हाँ, बिल्कुल। बनावटीपन छोड़कर सीधी सच्ची बात। तो भाषा ज्यादा लोकतांत्रिक, शैली ज्यादा सहज। जी। चलिए अब समेटते हैं इस पूरी चर्चा को। मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध में हमने समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, साहित्य, शिक्षा, यातायात, सूचना, कला, भाषा, हर स्तर पर फर्क देखे। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो मध्यकाल मतलब स्थिरता, परंपरा, पारलौकिक पर ध्यान, सीमित ज्ञान और दायरा। और आधुनिक बोध परिवर्तन, नवीनता, इहलौकिक पर फोकस, ज्ञान सूचना का प्रसार, विस्तृत सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना, जड़ता से गतिशीलता की ओर, बंधनों से मुक्ति की ओर, सीमितता से विस्तार की ओर एक यात्रा। तो इसका कुल मतलब ये समझना इसलिए जरूरी है कि जिसे हम सामान्य मानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। सोच और समाज बदलते हैं। एकदम सही। और यहीं से एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। स्रोत पर ही आधारित है, पर शायद सीधी बात नहीं हुई। वो ये कि जैसे मध्यकाल से आधुनिक काल में बोध बदला, हाँ। क्या आज हम एक और बड़े परिवर्तन के मुहाने पर हैं? ये तकनीक की क्रांति, इंटरनेट, एआई, ग्लोबलाइजेशन, क्या ये एक नए डिजिटल या उत्तर आधुनिक बोध को जन्म दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। और अगर हाँ, तो क्या मध्यकाल से आधुनिक काल के इस बदलाव को समझना हमें आज के और भविष्य के बदलावों को समझने में मदद कर सकता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इतिहास को समझना शायद भविष्य की खिड़की खोलता है। इस गहरे मंथन में हमारे साथ रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 उम्मीद है इस चर्चा से कुछ नया सोचने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे, किसी और विषय की गहराइयों में उतरेंगे।